हर खबर कुछ कहती है, सिर्फ उतना ही नहीं जितना हम समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं आगे। तो मैं अमित मिश्रा आपके लिए लेकर आए हूं न्यूज इनसाइट, यानी खबरों की वो नजर जहां कोई भी एंगल छूट ना पाए। आज न्यूज इनसाइट में हम बात करेंगे पुंछ में सेना की गाड़ी पर हमले की, जिसमें 5 हमारे जवान शहीद हो गए। और यह हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन की तरफ से हुआ है, यानी पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने नापाक इरादे हमारे ऊपर दिखाए हैं। दूसरी खबर है, सेना तैयार और अब की बार चीन से होगा हमारा आर पार। यानी अगर चीन ने इस बार हिमाकत दिखाई तो भारतीय सेना चीनी सेना में घुस सकती है और पूरी तैयारी उसके लिए हमारी है। तीसरी बड़ी खबर है, मुफ्त की रेवड़ी बटेगी, फिर जनता की जेब कटेगी। यानी अगर आपको मुफ्त में कुछ राजनीतिक दल और राजनेता देते हैं तो वो सीधे तौर पर आपकी जेब पर कैसे असर डालता है वो बताने की हम कोशिश करेंगे। अब आज की पहली खबर, आज आतंकी संगठन PAFF जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा संगठन है, उसने जम्मू कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर कायराना हमला किया है। पाकिस्तान समर्थित यह आतंकी संगठन अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। हालांकि माह रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में आतंकी हमला बुजदिली और कायराना ही माना जाएगा। पुंछ में हुए इस हमले में 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया, जिससे गाड़ी में आग लग गई। उसके बाद आतंकियों ने फायरिंग भी की। इससे पहले रमजान के महीने में 2021 में राजौरी में आतंकी हमला हुआ था। माना जा रहा है कि आज का आतंकी हमला पाकिस्तान की तिलमिलाहट है, क्योंकि कश्मीर में G20 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और पाकिस्तान ने उसके खिलाफ काफी कुछ पहले भी बोला है। फिलहाल सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस को G20 सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। सुरक्षा बलों पर कब बड़े हमले हुए उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो जवान इस शहादत को मिले हैं, उन्हें हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। सुरक्षा बलों पर कब बड़े हमले हुए उसके बारे में हम बताते हैं आपको। 14 मई 2002 को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 21 जवान शहीद हुए। 22 जुलाई 2003 को जम्मू कश्मीर में 8 जवान शहीद हुए। 5 अक्टूबर 2006 को श्रीनगर में 7 जवान शहीद हुए। 21 अक्टूबर 2008 को मणिपुर में हमला हुआ, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई। 31 मार्च 2013 को श्रीनगर में हमला हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हुए। 24 जून 2013 को श्रीनगर में फिर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 8 जवानों ने शहादत दी। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में हुए आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हुए। देश में हुए कुछ और हमलों के बारे में हम आपको जानकारी दे दें, जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया, और यही वो हमले हुए जिनके बाद ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया और जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया हुआ। जुलाई 2015 में गुरदासपुर में हमला हुआ। जनवरी 2016 में पठानकोट में हमला हुआ। 18 सितंबर 2016 को उरी में हमला हुआ। 19 नवंबर 2016 को नगरोटा में हमला हुआ। पुलवामा में 3 साल लगातार 3 हमले हुए। पहला हमला 26 अगस्त 2017 को, फिर दूसरा 10-11 फरवरी 2018 को पुलवामा के अवंतीपुर में हुआ। फिर 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के अवंतीपोरा में हमला हुआ, जिसने पूरे देश को दहला दिया। फिर 11 अगस्त 2022 को जम्मू कश्मीर में एक फिदायीन हमला हुआ। फिर 2 अक्टूबर 2022 को ही एक और हमला हुआ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं के बारे में भी हम आपको बताते हैं। पहले क्या हालत थी और अब क्या हालत है। धारा 370 के रहते 843 आतंकी घटनाएं हुई और हटने के बाद 496 आतंकी घटनाएं हुई थी। धारा 370 रहते आतंकी घटनाओं में 86 और हटने के बाद 79 नागरिक मारे गए। धारा 370 रहते हुए आतंकी घटनाओं में 78 जवान शहीद हुए और हटने के बाद 45 जवान शहीद हुए। पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर सेना की गाड़ी में लगी आग से 5 जवान शहीद हो गए। बिजली गिरने की वजह से यह हो सकता है हादसा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। हमारी भी श्रद्धांजलि है सेना से सैनिकों को और उनके परिवारों को पूरी सहानुभूति। दूसरी तरफ एक बात और
साफ होती है कि पाकिस्तान किस तरह तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि श्रीनगर और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में जो अमन है वो कायम रहे। और जिस तरह दुनिया के तमाम लोग, यानी G20 के मीटिंग के मौके पर दुनिया के तमाम लोग श्रीनगर आएंगे, श्रीनगर की वादियों को देखेंगे और वहां के विकास को देखेंगे। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कश्मीर को लेकर ख्यालात रखते हैं और जिस तरह से जम्मू कश्मीर प्रगति के रास्ते पर है, उसको लेकर पाकिस्तान में घोर निराशा है। और पाकिस्तान ने जो छवि भारत की और खास तौर पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की दुनिया के सामने पेश की थी, उसकी पोल खुल जाएगी। इसी वजह से पाकिस्तान को लगता है कि वो कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों के सहारा लेकर इस तरह की वारदातें करते रहे, जिससे वो जो चेहरा भारत की तरफ से दिखाया जाएगा उसे ना दिखाया जा सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अलावा एक और मुल्क है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो है चीन। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को लागू करने के लिए दिन रात किसी ना किसी छल और प्रपंच में लगा रहता है। इसी वजह से भारत के साथ लगती उसकी सीमाएं लगातार तनाव वहां मौजूद रहता है। वो अपने सैनिकों को, उनके पोस्ट, सैन्य संसाधनों को भी बढ़ाता रहता है। यानी चीन जो है अपने पोस्ट पर लगातार अपनी पेट्रोलिंग, अपनी सेनाएं बढ़ाता रहता और हैवी आर्टिलरी जमा कर रहा है। भारत ने कई बार चीन से कूटनीतिक तरीके पर बातचीत करके समस्या के समाधान की कोशिश की। आपको ज्ञात होगा, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से काफी कोशिशें भी की गई हैं इस दिशा में। लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि चीन छल के जरिए अपने इस नापाक इरादे को अंजाम देना चाहता है, तो भारत ने भी यह ठान लिया कि इस बार आर या पार होगा। यानी भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है और हमारी सीमाएं भी हमारे सेनाओं के बूते महफूज है। लेकिन जरूरत है चौकन्ने रहने की, जिसका जिक्र सेना कमांडरों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों, खासकर भारतीय थल सेना को LAC की सुरक्षा के लिए लगातार सतर्कता बरतनी होगी। रक्षा मंत्री ने यह बात इसलिए कही क्योंकि चीनी सैनिकों की तैनाती को देखते हुए उत्तरी क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और मैं, यानी रक्षा मंत्री ने कहा है कि वो विश्वास दिलाते हैं कि सरकार का भरसक प्रयास है कि सीमा पर तैनात हर जवान अत्याधुनिक हथियारों और सुविधाओं से लैस रहे और ये सुविधाएं सरकार मुहैया कराएंगी। उन्होंने सशस्त्र बलों से कहा है कि दुनिया में हो रहे जियोपॉलिटिकल बदलावों पर ध्यान दें और उसके मुताबिक अपनी योजनाओं और रणनीतियों को बनाने की कोशिश करें, यानी जो बदलाव हैं उसको बदस्तूर जारी रखें। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि वहां शांति और स्थिरता की स्थिति आ गई है और यहां आतंकवादी गतिविधियों में बड़ी संख्या में गिरावट भी आई है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारतीय थल सेना की तरफ से चलाए गए अभियानों के बाद आंतरिक सुरक्षा की स्थिति काफी सुधरी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस समय दुनिया के कई तरह की अनिश्चितताओं का सामना किया जा रहा है। इसके चलते आगे होने वाले युद्ध पूरी तरह अप्रत्याशित होंगे। इसके साथ ही मौजूदा समय में बदलते हालात में खतरों और हथियारों का दायरा काफी बड़ा हो गया है। हमें अपनी रक्षा तैयारियों का आकलन करने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने खुफिया डेटा के प्रभावी इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। चीन अपनी विस्तारवादी सोच से मानसिक रूप से दिवालिया है, जिसकी वजह से उसके हर पड़ोसी हमेशा उससे सतर्क रहते हैं। भारत के साथ तो चीन का शुरू से ही विवाद रहता है, इसलिए भारतीय सेना हर मोर्चे पर कड़ा जवाब देने के लिए तैयार रहती है और इस बात को अब चीन भी बाखूबी समझ गया है। साथ ही चीन की हर चाल समझने का प्लान बनाया गया है। इसी के तहत अब LAC पर तैनात जवानों को चीनी भाषा सिखाई जाएगी, जिसके लिए सेना ने बुधवार को असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। चीनी भाषा सिखाने का कोर्स 4 महीने का होगा। भारत चीन सीमा बहुत लंबी है, इसलिए यहां जो सैनिक रहेंगे उन्हें अमूमन चीनी भाषा आनी चाहिए और इसीलिए यह करार है। और इस लंबे सीमाओं पर कई जगह विवाद भी है। इसे समझने के लिए पहले चीन से लगी भारत की सीमाओं को हम समझते हैं। भारत की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है, जिसमें से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की 1,346 किलोमीटर लंबी सीमा
चीन से लगती है। 545 किलोमीटर हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा चीन से लगती है। 1597 किलोमीटर लंबी सीमा चीन की लद्दाख से भी लगती है। भारत और चीन में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इसका ताजा उदाहरण डोकलाम है और इसी वजह से डोकलाम के पास चीन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। जहां पर चीन अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने में जुटा है, इसको लेकर इंडियन आर्मी ने भी काफी चिंता जाहिर की थी और रक्षा मंत्री ने जो तस्दीक की है वो इसी बात की शंका को लेकर है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया गया था कि भूटान की अमोचू घाटी के पास चीन ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों के लिए बंकर बना लिए हैं। डोकलाम भूटान का हिस्सा है, लेकिन वो भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि नाथुला दर्रे से 15 किलोमीटर की दूरी पर है डोकलाम और भारत और चीन एक दूसरे को वही डोकलाम जो है जो अलग करता है। इसी इलाके का 20 किलोमीटर का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। डोकलाम भारत के सिक्किम से चीन के लिए एक पास की तरह है जो इन दोनों को जोड़ता भी है। डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवादित क्षेत्र है। डोकलाम पर भारत का सीधे कोई दावा नहीं है। भारत इस विवाद में भूटान का साथ देता रहा है। डोकलाम को लेकर 6 साल पहले भी भारत चीन के बीच महीनों तक तनाव देखने को मिला था। 6 साल पहले भारत भूटान सीमा को लेकर चीन ने दांव खेला था। चीन ने नया नक्शा जारी कर भारत के हिस्सों को अपना बताया था। चीन ने दावा किया था कि भारतीय सेना डोकलाम में उसकी सीमा में तैनात है। नक्शा जारी करने के बाद चीन ने सड़क बनानी शुरू की थी। सड़क निर्माण को लेकर ही भारत चीन के बीच सैन्य गतिरोध हुआ था। चीन के इस चाल के बाद तनाव बढ़ गया था। डोकलाम में भारत चीन के बीच महीनों तक विवाद चला था। डोकलाम में ही चीन, सिक्किम और भूटान के बॉर्डर मिलते हैं। जहां पर तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं उसे ट्राई जंक्शन कहा जाता है। डोकलाम पर भूटान, चीन अपना अपना दावा करते हैं। भूटान कई बार चीन से कंस्ट्रक्शन रोकने की मांग पहले भी कर चुका है। इस विवाद में भारत ने भूटान का साथ दिया है। चीन इसे ब्रिटिश दौर में हुई ट्रीटी का हवाला देकर अपना बताता है। 9 दिसंबर 2022 को आखिरी बार भारत और चीनी सैनिकों में तवांग सेक्टर में झड़प हुई थी, जिसमें हमारे शूरवीरों ने चीन के लाल सैनिकों को खदेड़ दिया था। तवांग से करीब 30 महीने पहले गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन के 38 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए 3 दशक में भारत और चीन के बीच 5 अहम समझौते हुए। पहला समझौता 1993 में हुआ था, उसके बाद 1996 में दूसरा समझौता हुआ, फिर 2005, 2012 और 2013 में समझौते हुए। वैसे तो इन समझौतों में लिखी एक एक बात को मानने के लिए दोनों देश बाध्य हैं, क्योंकि यह समझौता है दोनों देशों के बीच। लेकिन चीन इन समझौतों का उल्लंघन हमेशा करता रहता है। चीन समझौतों की शर्तों को तोड़कर एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, अपनी सेना तैनात कर रहा है। जून 2020 में गलवान घाटी में जब झड़प हुई थी, तब गोली चलने की बात भी सामने आई थी। ये 45 साल में ऐसा पहला मौका था जब एलएसी पर गोली चली थी। हालांकि भारत हमेशा इन समझौतों का पालन करता है। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद जब सवाल उठे थे कि जवानों को बिना हथियारों के क्यों भेज दिया गया, तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि सीमा पर तैनात सभी जवान हथियार लेकर चलते हैं। गलवान में तैनात जवानों के पास भी हथियार थे, लेकिन समझौते के कारण फेस ऑफ के दौरान जवान बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते। ये हमारे यानी भारत और चीन के बीच ये सैन्य समझौता है, जिसके कारण वहां पर हम हैवी आर्टिलरी या बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ समय पहले गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी सामने आई थी कि एलएसी के पास चीन के लगभग 2 लाख सैनिक मौजूद हैं। भारतीय सेना और आईटीबीपी के भी लगभग इतने ही जवान यहां तैनात रहते हैं। पहली बार यह सामने आया था कि चीन ने भारी मात्रा में हथियार जमा किए, जिसमें भारत भी पीछे नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना को हमें अत्याधुनिक सपोर्ट भी देनी है और रक्षा मंत्री इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं। भारत की तरफ से जो हथियार एलएसी पर तैनात हैं, उनमें कई तरह के टैंक, रॉकेट लॉन्चर, मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर, अंडर बैरल लॉन्चर, असॉल्ट राइफल आदि शामिल हैं। यानी ये सेना को पूरी तरीके से अत्याधुनिक बनाती है। भारत ने हाल ही में 17 हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी खरीदने का ऑर्डर की दिया।
इन कैमरों से आईटीबीपी द्वारा चीन की बारीकी से नजर रखी जा सकेगी। बता दें कि आईटीबीपी चीन सीमा पर 9,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात है। यानी इनके जवान इतनी ऊंचाई पर तैनात रहकर चीन की हर गतिविधि पर अपनी नजर गड़ाए रहते हैं। तवांग झड़प के कुछ समय बाद आई कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि चीन की सेना सीमा से सिर्फ 500 फीट की दूरी पर तैनात थी। फिलहाल भारत चीन के बीच कोई बड़ा विवाद नहीं दिख रहा है, लेकिन इस तरह सैनिकों की मौजूदगी रखकर चीन हमारे ऊपर एक दबाव बनाता है कि हम भी सीमाओं पर इतने ही सैनिक मुस्तैद रखें। लिहाजा ये तनाव का एक कारण बनेगा, और जिसका जिक्र रक्षा मंत्री ने किया है। लेकिन हम अपनी तैयारी से पीछे नहीं हट सकते। चीन की मंशा सिर्फ क्षेत्र में अपना प्रभुत्व दिखाने की है। एलएसी के पास पक्के इंफ्रास्ट्रक्चर चीन बना रहा है, तो भारत ने भी तवांग सेक्टर में झड़प के बाद अरुणाचल प्रदेश में अतिरिक्त चौकियां बनाने का फैसला लिया। यांगत्से के 17,000 फीट ऊंची चोटी पर अतिरिक्त जवान तैनात करने का फैसला लिया गया। यहीं से चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश पहले की थी। चीन की चालबाजियों को देखते हुए आईटीबीपी के 90,000 से ज्यादा जवान पहले से ही विभिन्न सेक्टरों में तैनात हैं। यानी चीन के हर नापाक मंसूबे को कुचलने के लिए सेना तैनात है, और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने भी सेना को हर वो हथियार मुहैया कराया है और कराने में जुटी है जिससे चीन को उसकी औकात दिखाई जा सके। क्योंकि भारत ये तब का भारत नहीं है, अब भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि विश्वगुरु की तरह भी उसे दुनिया देख रही है। चीन जिन देशों से चिढ़ता है, आज प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हीं के साथ बैठकर ड्रैगन को नसीहत दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। दुनिया के 30 देशों के बौद्ध विद्वान दिल्ली में साथ बैठे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के लिए चीन को भी न्योता दिया गया था, लेकिन उसकी सीट खाली रही। हाँ, ताइवान जरूर प्रतिभागी के तौर पर शामिल हुए। सबसे बड़ा बौद्ध दल वियतनाम से आया। इस कार्यक्रम में दलाई लामा को भी आना था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो शामिल नहीं हो पाए। बौद्ध पर कॉन्फ्रेंस हो, खासतौर से जिसमें दलाई लामा शामिल होते तो चीन जरूर भड़कता। आज जिसके चिढ़ने की एक और वजह हो सकती थी। पीएम ने युद्ध और शांति की बात करते हुए चीन को बड़ा संदेश दिया। बॉर्डर पर बार बार दुस्साहस करने वाले चीन को इशारों में मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ साल पहले संयुक्त राष्ट्र में मैंने गर्व के साथ कहा था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। उन्होंने कहा, जहां बुद्ध की करुणा हो वहां संघर्ष नहीं समन्वय होता है, अशांति नहीं शांति होती है। लेकिन भारत हर चीज के लिए तैयार है। सेना कमांडरों के सम्मेलन में उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन की चाल पर नजर रखने की बात कही थी, ताकि उसके किसी भी कदम का पहले ही जवाब दिया जा सके। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कोरोना हो गया है, जहां उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है। हम उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन रक्षा मंत्री ने आज भी जो कश्मीर पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर खास तौर पर रक्षा विशेषज्ञों और रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारियों से बात की, साथ ही सेना प्रमुख से भी बात कर अपडेट ली। इस विषय में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने भी बातचीत की है। ये थी चीन और पाकिस्तान के नापाक इरादे की, जिस पर भारतीय सेना मुस्तैद है, भारतीय सरकार मुस्तैद है, और हर बार की तरह चीन और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। अब एक ऐसी राजनीतिक खबर जिसको सुनकर आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन जब आपको इसका विश्लेषण पता चलेगा तब आपको कुछ पछतावा भी हो सकता है। तो इसका विश्लेषण सुने। रेवड़ियां खाने में बहुत अच्छी लगती है और स्वादिष्ट भी लगती है, लेकिन ज्यादा खाओ तो स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। डायबिटीज की समस्या भी हो सकती है और डॉक्टर इसे परहेज की बात भी कहते हैं। पर यह राजनीतिक रेवड़ियों की खबर है और उसका विश्लेषण है, लेकिन इसके कई सारे साइड इफेक्ट हैं। आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का लोक लुभावन घोषणाएं करना आम बात है, लेकिन कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की ओर से की गई लोक लुभावन घोषणाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकती है। और ऐसी घोषणाएं अमूमन हर उस प्रदेश पर भारी पड़ती है
जो राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दल और उसके नेता करते हैं, सत्ता में आने के बाद उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेब जनता का कटता है। तो खैर, कर्नाटक पर चलें। कर्नाटक एक अमीर राज्य है, फिर भी उसकी देनदारियां इतनी हैं कि चुनावी वादों के नाम पर खैरात बांटने की गुंजाइश ही नहीं है। बावजूद इसके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने गारंटी कार्यक्रमों की घोषणा की है। जेडीएस और आम आदमी पार्टी ने कई रियायतें देने की बात कही है, लेकिन अभी तक सत्ताधारी बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है और न ही कोई चुनावी वादा किया है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि अगर कांग्रेस अपनी सभी घोषणाएं पूरी करे, जो घोषणाएं उन्होंने कर्नाटक की जनता से की है, तो ये कर्नाटक के कुल बजट का लगभग 1/3 है और ये 1/3 भाग उस पर खर्च हो जाएगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सभी गारंटी कार्यक्रमों को लागू करने पर अधिकतम 50,000 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे और कर्नाटक का बजट 3 लाख करोड़ का है, यानी इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। तो राजनीति है तो इस तरह के बयान तो आएंगे ही। तो सबसे पहले आपको उन वादों के बारे में बताते हैं जो क्या किए गए हैं राजनीतिक दलों के द्वारा और क्यों क्या किए गए हैं। कांग्रेस ने हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की बात कही है। घरेलू महिलाओं को 2,000 रुपए महीना, युवा ग्रेजुएट बेरोजगारों को 3,000 रुपए मासिक भत्ता, डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को 1,500 रुपए भत्ता, निम्न वर्ग के लोगों को 10 किलो चावल की बात कही है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी ऐसी घोषणाओं की झड़ी लगा दी। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, शहर की बसों में छात्रों को मुफ्त सफर। तो जेडीएस भी कैसे पीछे रहती। जेडीएस ने किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 10 एकड़ तक सहायता राशि देने की घोषणा कर दी। 2 लाख रुपए तक किसानों के बेटे की शादी पर और साल में 5 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही। वहीं वृद्धा पेंशन 1,200 से बढ़ाकर 5,000 रुपए देने की बात कह दी है। यानी ये घोषणाएं हैं, लोक लुभावन घोषणाएं जैसे होती हैं अमूमन राज्यों में और चुनाव के पहले होती हैं, वो सारी घोषणाएं इन तीनों दलों की तरफ से हो गई हैं। कर्नाटक की आर्थिक हालात मजबूत हैं। राज्य का कर राजस्व उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों का करीब 70% से अधिक रहा है। अगर चालू वित्त वर्ष की बात करें तो इसमें 73% तक पहुंचने का अनुमान है। कर्नाटक का राजस्व घाटा भी नियंत्रित है। चालू वित्त वर्ष में प्रतिबद्ध देनदारियां जैसे वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और प्रशासनिक खर्चे 60% तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष में करीब 55% था, जो 2021-22 में 45% था, यानी बढ़ गया। कर्नाटक सरकार अगले वित्तीय वर्ष में 7वां वेतनमान लागू करने की तैयारी में है। फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इसमें 12 से 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार खजाने पर पड़ेगा। इसमें सब्सिडी और स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता जैसे खर्च भी जुटेंगे। बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में इस मद में कुल राजस्व प्राप्तियों का करीब 92% खर्च होने का अनुमान है। आर्थिक विश्लेषकों के मुताबिक राजनीतिक दलों के घोषित मुफ्त रेवड़ियों का भार राजस्व प्राप्तियां वहन नहीं कर पाएंगी और अगर ऐसा किया जाएगा तो यह बिना राजस्व घाटा बढ़ाए बिना संभव हो ही नहीं सकता। फिलहाल राजकोषीय घाटा जीएसडीपी 3% से कम है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के लिए राजस्थान के तौर तरीकों का अध्ययन यहां भी हो रहा है। ओपीएस लागू होने पर मुफ्त रेवड़ियों की गुंजाइश और कम हो जाएगी। पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जैसे तैसे लोक लुभावन वादे करती हैं, जिस पर आर्थिक जगत के जानकार कई बार सवाल भी उठा देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इन वादों को पूरा करने के क्रम में राज्यों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाती है। जितना विकास प्रदेश या देश का हो सकता है उतना नहीं हो पाता। आर्थिक जानकार ये भी कहते हैं कि इस मुफ्तखोरी की आदत से देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ पड़ता है। देश की विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। शायद मुफ्त बांटने की रेवड़ियां जो बांटी जाती है उसका ये पैसा खर्च ना हो तो धीरे धीरे सही दिशा में देश की रफ्तार और विकास की तरफ आगे जाएगी। और शायद एक ऐसा दिन आए जब आप किसी को भी इन मुफ्त रेवड़ियों की जरूरत ही ना हो और न आप वो घोषणा करें। एक नजर डालते हैं रेवड़ियों के इस आदत पर देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रदेशों पर 70 लाख करोड़ का कर्ज है। राज्यों का राजकोषीय घाटा 8.19 लाख करोड़ है, जो जीडीपी के 31% के बराबर है। 27 राज्यों में सब्सिडी 0.5% से बढ़कर 7.2 हुआ। अब एक नजर डालते हैं उन राज्यों पर जिस पर ज्यादा से ज्यादा कर्ज है।
इसमें वो राज्य भी शामिल हैं जहां हुए विधानसभा चुनाव में पार्टियों ने मुफ्त चीजें देने की घोषणा की बारिश कर दी और सत्ता में आने पर मुफ्त चीजें मुहैया भी कराई। यूपी पर 6.53 लाख करोड़ का कर्ज है, तमिलनाडु पर 6.59 लाख करोड़ का कर्ज है, महाराष्ट्र पर 6.08 लाख करोड़ का कर्ज है, पश्चिम बंगाल पर 5.62 लाख करोड़ का कर्ज है, राजस्थान पर 4.77 लाख करोड़ का कर्ज है, गुजरात पर 4.02 लाख करोड़ का कर्ज है, आंध्र प्रदेश पर 3.98 लाख करोड़ का कर्ज है। पंजाब पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,12,798 करोड़ का कर्ज था, जो इस वित्तीय वर्ष में 3,27,000 करोड़ के पार पहुंचने की आशंका है। रेवड़ी कल्चर से पंजाब की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई और रेवड़ी कल्चर की वजह से ही शायद वहां सरकार भी आम आदमी पार्टी की बनी, क्योंकि उन्होंने इतनी घोषणाएं कर दी कि जनता को लगा कि सबसे ज्यादा मुफीद सरकार यही है। वित्त वर्ष 2021-22 में पंजाब पर उसकी जीडीपी के 53% हिस्से के बराबर का कर्ज था और यह पूरे देश में सबसे ज्यादा था। इसे ऐसे समझिए कि अगर पंजाब की जीडीपी 100 रुपए है तो 53 रुपए उस पर कर्ज है। सोचिए, जिस राज्य पर उसकी जीडीपी के 53% हिस्से के बराबर का कर्ज हो, उस राज्य की सरकार लोगों को बसों में मुफ्त यात्रा, मुफ्त बिजली देकर अपने कर्ज को और बढ़ा नहीं रही है तो क्या कर रही है? यानी हालात और खराब होने वाले हैं। कर्नाटक में मुफ्त बिजली देने की भी बात कही जा रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि मुफ्त बिजली राज्यों पर कितनी भारी पड़ रही है। देश भर में 27 राज्य बिजली पर सब्सिडी देते हैं। 2020-21 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी, 48,248 करोड़ की सब्सिडी एमपी, राजस्थान, कर्नाटक ने दी। दिल्ली का सब्सिडी एक्सपेंडिचर में 85% बढ़ा। मणिपुर के सब्सिडी एक्सपेंडिचर में 124% का उछाल। अब एक नजर उन देशों पर भी डाल लेते हैं जो मुफ्त की रेवड़ी बांटकर बर्बाद हो गए। यानी हमारे लिए ये एक उदाहरण है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था 2021 में बर्बाद हो गई। मजबूरन वेनेजुएला को अपनी करेंसी ही बदलनी पड़ गई। इटली की इकॉनमी भी बर्बाद हो चुकी है। कर्ज की किस्त चुकाने के लिए उसको कर्ज और चाहिए। ग्रीस को भी आर्थिक संकट झेलना पड़ा और उसे 2 बेल आउट पैकेज दिए गए। आईएमएफ ने मदद के लिए खर्चों को कम करने की ग्रीस पर शर्त भी रखी। मुफ्तखोरी के चक्कर में श्रीलंका बर्बाद हो गया और 81 बिलियन डॉलर के कर्ज के बोझ तले दब गया। लेबनान, सूरीनाम, जाम्बिया डेट डिफॉल्ट घोषित हो चुके हैं। यानी फ्री रेवड़ी के चक्कर में ये सब बर्बादी है। फ्री रेवड़ी को वेलफेयर स्कीम कहकर कुछ पार्टियां जस्टिफाई भी करती हैं। तो फ्री बीज और वेलफेयर स्कीम को भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेलफेयर स्कीम और फ्री बीज में फर्क क्या है? मनरेगा वेलफेयर स्कीम है, जबकि मुफ्त बिजली फ्री बीज है। मुफ्त टीकाकरण वेलफेयर स्कीम है, जबकि मुफ्त बस और ट्रेन का सफर करवाना, मुफ्त रेवड़ी बांटना और इसी तरह मुफ्त शिक्षा वेलफेयर स्कीम है। लेकिन मुफ्त टीवी और साड़ी बांटना फ्री बीज की कैटेगरी में आएगा। मुफ्त पानी, मुफ्त चिकित्सा वेलफेयर स्कीम है, तो वहीं बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त स्कूटी और पैसे बांटना फ्री बीज की कैटेगरी में आएगा। फ्री और वेलफेयर स्कीम में अंतर को 3 और पॉइंट से समझा जा सकता है। पहला, फ्री स्कीम्स की घोषणा अमूमन चुनाव से पहले की जाती है, जबकि वेलफेयर स्कीम सरकार बनने के बाद लागू हो जाती है। यह महत्वपूर्ण फर्क है। यानी घोषणा अगर चुनाव के पहले की जा रही है तो वो और चुनाव के बाद जो हो रही है, दोनों में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज को लेकर कहा है कि आजीविका चलाने के लिए या आजीविका मिशन के तहत ट्रेनिंग देने के लिए लागू की गई स्कीम्स को फ्री बीज नहीं कहा जा सकता। वेलफेयर स्कीम्स लोगों के जीवन को बेहतर बनाती है। इससे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में मदद मिलती है, जो कि जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी मुफ्त की रेवड़ी को लेकर सख्त टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2022 को कहा था कि चुनाव आयोग इस मामले में समय रहते कदम उठाया होता तो शायद कोई भी राजनीतिक दल ये हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब मुफ्त रेवड़ियां बांटकर वोट बटोरना राजनीतिक दलों का मुख्य हथियार बन गया है और इस मुद्दे को हल करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी दल इस पर बहस नहीं करना चाहेगा। वह 11 अगस्त 2022 को एक और टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा समाज और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्री बीज की वजह से इकॉनमी पैसे गंवा रही है।
हम इस बात से सहमत हैं कि फ्रीबीज और वेलफेयर के बीच अंतर है। खैर, अभी भी फ्रीबीज का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसे जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपनी याचिका में चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की थी और कहा था कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द करनी चाहिए जो ऐसी घोषणाएं करती हैं। केंद्र सरकार ने भी अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से फ्रीबीज की परिभाषा तय करने की अपील की थी। केंद्र ने कहा कि अगर फ्रीबीज का बांटना जारी रहा तो यह देश को भविष्य की आर्थिक आपदा की ओर ले जाएगा। फ्रीबीज शब्द इसके बाद हर चर्चा का विषय बन गया, लेकिन इस शब्द का पहली बार कहां इस्तेमाल हुआ यह भी हम आपको बताते हैं। बता दें कि फ्रीबीज शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका की राजनीति में हुआ, यानी वो भी देश भी इससे अछूता नहीं है। 1920 में वहां इस्तेमाल इस शब्द का हुआ था, जिसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो आपको मुफ्त दी जाती है। अब आपको भारत में फ्रीबीज बांटने का इतिहास बताते हैं। के कामराज ने 1954 में मुफ्त शिक्षा के साथ स्कूलों में मुफ्त भोजन की शुरुआत की। 1967 में डीएमके फाउंडर अन्ना दुरई ने 1 रुपए में 4.5 किलो यानी 4.5 किलो चावल देने की शुरुआत की। 1982 में एम रामचंद्रन ने स्कूलों में मुफ्त भोजन की शुरुआत की। 1990 के दशक में जयललिता ने मुफ्त साड़ी, प्रेशर कुकर, टेलीविजन और वॉशिंग मशीनें बांटी। 1990 के ही दशक में पंजाब में अकाली दल सरकार ने मुफ्त बिजली देनी शुरू की। 2006 के चुनाव में डीएमके ने वोटर्स को कलर टीवी बांटे। 2015 में आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली पानी के साथ सत्ता में आई और 2022 में पंजाब में आपने 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। अप्रैल 2022 में हिमाचल में बीजेपी सरकार ने फ्री बिजली पानी योजना लागू की। आपने गुजरात चुनाव में 300 यूनिट फ्री बिजली 1000 रुपए महीना महिलाओं को देने की घोषणा की थी। एक नजर अब उन राज्यों पर भी डाल लेते हैं जहां पर मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है। राजस्थान 50 यूनिट फ्री बिजली, किसान कर्ज माफी, फ्री मोबाइल, त्योहारों पर फ्री सफर। दिल्ली 200 यूनिट फ्री बिजली, पानी, सरकारी बसों में मुफ्त सफर, बुजुर्ग तीर्थ यात्रा। पंजाब 600 यूनिट फ्री बिजली, 1000 वुमेन पेंशन जैसी योजनाएं चला रही हैं। तमिलनाडु अम्मा स्कूटर, लैपटॉप, स्कूलों में ब्रेकफास्ट। मध्य प्रदेश 6800 करोड़ की बिजली बिल माफी। आंध्र प्रदेश बिजली पर सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाला राज्य। कर्नाटक मुफ्त लैपटॉप योजना। उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, बेरोजगारी भत्ता। पश्चिम बंगाल मां कैंटीन, 1000 रुपए बुजुर्ग किसान पेंशन, 6000 किसान कैश ट्रांसफर। न्यूज इनसाइट में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिससे आपकी जिंदगी कई बार रूबरू होती होगी। यानी आप जब अपनी जिंदगी की कहानी किसी से सुनते होंगे या किसी दूसरे की जिंदगी कहानी आप खुद सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि समाज में एक ऐसा भी तबका है जो अपने साथ साथ अपनी औलादों को भी कैसे खराब करता है। यानी गुनाह के लिए कोई पैदा नहीं होता, समय, परिवेश और आदतें उसे इस दिशा में ले जाती हैं और खास तौर पर घर का माहौल भी मायने रखता है। बाहुबली अतीक के औलादों के साथ भी यही बात लागू होती है। पैसा और पावर उसके पास था और उसी के आधार पर वो अपनी औलादों को अच्छे स्कूल में तालीम दिलवा रहा था। लेकिन जब मानसिकता ही खराब हो तो अच्छे स्कूल क्या कर सकते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि अतीक के बच्चे जहां पढ़ते थे वहां कैसे कैसे गुल खिलाते थे और आखिरकार वो गुल उनकी आदतों में कैसे शुमार हो गया जो उसे जुर्म की दुनिया में लेकर गया। प्रयागराज के सेंट जोसेफ स्कूल जहां से अतीक के 5 बेटे पढ़े, वहीं से पास आउट हुए 4 स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 16 हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। देश के पूर्व एयर चीफ मार्शल अनिल कुमार ब्राउन और देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने भी वहां से पढ़ाई की है। यानी स्कूल मायने नहीं रखता, आपकी आदतें मायने रखती हैं। प्रयागराज के सेंट जोसेफ स्कूल में माफिया अतीक के सभी बेटों ने पढ़ाई की। स्कूल की कैंटीन से लेकर प्ले ग्राउंड तक उसके रौब के कई किस्से फैले हुए हैं जो मीडिया में चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। खुद अतीक 20 साल पहले यहां बिना बुलाए चीफ गेस्ट बनकर आ पहुंचा था।
बच्चों को अतीक ने इनाम भी दिए और जब स्कूल प्रशासन को इसकी खबर दूसरे दिन लगी तो वो हैरत में रह गए। असद के बारे में, जो अतीक का बेटा था, वो कहा जाता है कि अतीक के बाकी बेटों की तुलना में वो पढ़ाई में कमजोर था और यही वजह थी कि वो किसी तरह 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उसके घर वालों ने टीसी लेकर उसे स्कूल से बाहर निकलवा लिया क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं था। फिर उसे लखनऊ भेज दिया गया। अतीक के 5 बेटों में उमर पढ़ाई में सबसे अच्छा था, वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था। अली और चौथे नंबर का बेटा पढ़ाई में एवरेज था, लेकिन दोनों स्पोर्ट्स में अच्छे थे। सबसे छोटा बेटा क्रिकेट में अच्छा खिलाड़ी रहा, खेलकूद और पढ़ाई दोनों में तेज था। कुछ लोकल सोर्सेज से असद के साथ पढ़ने वाले छात्रों का पता चला तो असद और उसके 7 दोस्तों का ग्रुप पूरे स्कूल में मशहूर था। ये ग्रुप ज्यादातर कैंटीन में बैठता था, वहां रोज पार्टी होती थी। सुबह असेंबली का टाइम हो या फिर लंच का वक्त, असद का ग्रुप एक ही साथ रहता था। वह छोटी क्लास में जरूर था, लेकिन 12वीं के बच्चे भी उसके और उसके दोस्तों से बात करने से बचते थे। असद और उसके ग्रुप की महंगी पार्टियां कॉलेज और स्कूल में चर्चा का विषय होती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कैंटीन में असद अपने दोस्तों के साथ अक्सर पार्टी करता था। हार जीत की शर्तें लगती थी और कोई भी जीतता पैसा असद ही खर्च करता था क्योंकि मुफ्त के पैसे थे। वह महंगी गाड़ियों से स्कूल आता था। स्कूल में असद के साथी उसे छोटे सांसद कहकर बुलाते थे और यहीं से जो रुतबा होता है आपके बचपन का, वो खराब होता है। आप जुर्म की दुनिया में कैसे पहुंचते हैं उसकी एक मिसाल है। यहां तक कि अतीक के गैंग के लोग भी उसे यही कहते थे। असद के भाई अली का नेचर थोड़ा अलग था। एक बार स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन के दौरान अली अपने क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था। उस मैच में उसकी टीम हार गई तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने रेफरी से बहस करनी शुरू कर दी। मैच जीतने वाली दूसरी टीम के प्लेयर्स के साथ मारपीट करने वालों में अली का नाम आया था। जिस दिन लड़ाई हुई उस वक्त प्लेग्राउंड में अली का भाई उमर भी मौजूद था, इसलिए उसका नाम भी इसमें घसीटा गया। 5 बच्चे मां साइस्ता से बहुत डरते थे। एक बार जब उन्होंने चौथे बेटे के नंबर को लेकर नाबालिग बेटे से उसकी शिकायत की, यानी नंबर कम आए, तो उसकी मां आई 15 मिनट के अंदर और उसने बहुत डांटा। इसका असर बच्चों पर देखा भी गया। प्रयागराज के सेंट जोसेफ स्कूल से 10वीं के बाद असद ने लखनऊ के एक नामी कॉलेज से 12वीं की परीक्षा पास की। स्कूल से निकलकर उसने कानून की पढ़ाई करने का मन बनाया। इसके लिए वह विदेश जाना चाहता था, लेकिन अतीक, अशरफ और उसके दोनों बड़े भाइयों के आपराधिक रिकॉर्ड के चलते उसका पासपोर्ट क्लियर नहीं हो पाया। उधर अतीक अशरफ के जेल जाने के बाद उसके बेटे अली और उमर परिवार का बिजनेस संभालने लगे थे, लेकिन पिछले साल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद असद ही अतीक के कारोबार को देखता था। हालांकि अगर कोई बड़ा फैसला होता था तो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ही लेती थी। असद के छोटे भाई 9वीं क्लास और चौथे नंबर का नाबालिग बेटा 12वीं में पढ़ता था, लेकिन जैसे ही उमेश पाल हत्याकांड के बाद परिवार पर शिकंजा कसना शुरू हुआ, दोनों को स्कूल से बाल सुधार गृह में डाल दिया गया। 9वीं और 12वीं में पढ़ने वाले नाबालिग बेटे परीक्षा भी नहीं दे पाए हैं। असद का 10 दिन पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वह वीडियो 2017 का था। उस वक्त उसकी उम्र करीब 12 साल की थी। वह एक शादी समारोह में हवाई फायर कर रहा था। साथ ही बैठे परिवार के लोग तारीफ कर रहे थे, चलाओ और चलाओ। यह हर्ष फायरिंग चकिया में एक शादी समारोह की थी। लोग बताते हैं कि अतीक अहमद अपने बच्चों को बचपन से ही फायरिंग की ट्रेनिंग देता था और शायद अंजाम उसका यही हुआ। अगर कलम पकड़ाया होता तो कुछ और अंजाम होता। फादर थॉमस तो अगर आप अपनी औलाद को अच्छी तालीम ना दे सकें तो अच्छे संस्कार तो जरूर दें। अतीक और उसकी बीवी साइस्ता ने ये दोनों चीज़ अपनी औलाद को नहीं दी और नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। ना अतीक रहा, ना उसकी औलाद, ना उसका वो साम्राज्य जो उसने माफिया रहते हासिल किया था। और शायद इसी को कहते हैं जो करा वो भरा। खैर, अब आज उस खबर की जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार जिरह का दौर जारी है, उसको लेकर हम आपसे बातें साझा करते हैं। कहते हैं ना, प्यार की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन इस बार प्यार की सीमा पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
जबरदस्त दलीलें दी जा रही हैं। दरअसल मामला समलैंगिक संबंधों का है जिस पर बहस चल रही है। क्या समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाए? क्योंकि प्यार की बात तो सिर्फ विवाह का बंधन ही रह जाता है। जहां एक पक्ष समलैंगिक संबंधों को मान्यता देने की बात करता है तो वहीं दूसरा पक्ष इसे नहीं मानता। सरकार ने भी इस पर कहा है कि यह केवल शहरी एलीट क्लास का नजरिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या सेम सेक्स में विवाह को जायज माना जा सकता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से दलीलें भी दी हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम आपको यह बताते हैं कि 5 सदस्यीय संसदीय पीठ इस पर सुनवाई कर रही है और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में यह सुनवाई हो रही है, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एसआर भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीवीएस नरसिम्हा शामिल हैं। आपको बता दें कि समलैंगिक विवाह को लेकर दायर याचिकाओं पर जारी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट यूट्यूब पर लाइव स्क्रीनिंग भी हो रही है। मामले की सुनवाई के तीसरे दिन सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम समलैंगिकों संबंधों को एक बार का रिश्ता नहीं बल्कि हमेशा के लिए टिके रहने वाले रिश्तों के रूप में देखते हैं, जो न सिर्फ शारीरिक बल्कि भावनात्मक रूप से मिलन है। सीजीआई ने इसके साथ ही सवाल किया कि हमें विवाह की विकसित धारणा को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि विवाह के लिए पति पत्नी के लिए अलग लिंग का होना क्या जरूरी आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1954 में विशेष विवाह अधिनियम के लागू होने के बाद से पिछले 69 वर्षों में कानून महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ। ये कानून 2 अलग अलग धर्मों के अलावा उन लोगों को शादी की इजाजत देता है जो पर्सनल लॉ के अनुसार विवाह बंधन में नहीं बंधना चाहते। उन्होंने समलैंगिकता को लेकर वर्ष 2018 के आदेश का हवाला देते हुए कहा, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करके हमने न केवल एक ही लिंग के सहमति देने वाले वयस्कों के बीच संबंधों को मान्यता दी है, बल्कि हमने यह भी माना है कि जो लोग एक ही लिंग के हैं वे भी स्थिर संबंधों में रह सकते हैं। सीजीआई ने कहा कि समान लिंग शादी के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के दायरे का विस्तार करना गलत नहीं है। 69 सालों में समाज और कानून विकसित हुए हैं, नई अवधारणाओं को इसमें आत्मसात किया जा सकता है। हम मूल व्याख्या से बंधे नहीं हैं, इसका विस्तार किया जा सकता है। हमारे कानून ने वास्तव में समलैंगिक संबंधों को विकसित किया है। समलैंगिकों को शामिल करने के लिए कानून संशोधित किया जा सकता है। हम किसी कानून को नहीं पढ़ रहे, संवैधानिक गारंटी के संदर्भ में सिर्फ कानून का विस्तार करना है। सेम सेक्स विवाह के मामले में सुनवाई के दौरान सीजीआई ने जिक्र किया कि उन्हें कैसे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। सीजीआई ने कहा कि हेटेरोसेक्सुअल कपल में भी घरेलू हिंसा होती है। पति नशे में धुत होकर जब पत्नी को पीटता है, पैसे मांगता है, तब उनके बच्चे पर क्या असर होता होगा ये सोचिए। लेकिन ये कहने पर मैं ट्रोल हो सकता हूँ। आगे सीजीआई ने कहा कि मुझे पता है कि इस बात को कहने पर मैं ट्रोल किया जा सकता हूँ। ट्रोल होने के रिस्क पर मैं ये सब कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल हम कोर्ट में जो कहते हैं उसकी चर्चा कोर्ट में कम, ट्रोल्स में ज्यादा होती है। सीजीआई की चिंता ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर न्याय और न्यायपालिका का आप सम्मान नहीं करते हैं तो फिर ये बेबसी, ये लाचारी दिखेगी और ये चिंता देश की चिंता होनी चाहिए। आपको बता दें कि दरअसल परसों इस मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा था कि पुरुष और महिला की परिभाषा सिर्फ शारीरिक बनावट, जैविक रूप से मिले शरीर से तय नहीं होती, उनकी मनोस्थिति भी अहमियत रखती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें इस टिप्पणी के लिए ट्रोल किया गया था। तो आज हमने आपको यह बताने की कोशिश की कि कैसे कोर्ट रूम लाइव का जो प्रकरण था वो सेम सेक्स मैरिज पर वो आपके साथ जाहिर किया, क्योंकि इस विषय पर सबसे पहले हमने आपके साथ खबर साझा की थी। तो जाहिर सी बात है, हर रोज का जो कोर्ट रूम लाइव होता है उसे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।